आईआर पर आ जाते हैं। विकास सिंह सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आईआर के सवालों का जवाब देंगे। और आईआर में जो सबसे पहला सवाल है वो है सवाल नंबर 51। देखिए सही लगा हुआ है, चलिए। सर 1964 में एक मूवी आई थी, उसमें धर्मेंद्र बने थे विलन। मूवी का नाम था आई मिलन की बेला। तो फाइनली मिलन की बेला आ गई है। तो सर हाँ, पेपर को देखते समय एक चीज़ आइडिया है कि इनिशियली यूपीएससी यूरोप से क्वेश्चन पूछ रहा था, फिर उसने वेस्ट एशिया से क्वेश्चन पूछने शुरू किए। लास्ट ईयर हमने देखा कि अफ्रीका से भी क्वेश्चन आए थे, सोमालिया से जुड़ा क्वेश्चन आया था। इस बार फिर से अफ्रीका के साहेल रीजन का क्वेश्चन आया है। तो एक बार मैं पढ़ देता हूं। और कथन कारण वाले क्वेश्चन को 2 कथनों में बदल के इस बार बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न है 51वां कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है साहेल क्षेत्र में अस्थिरता और बिगड़ती सुरक्षा स्थिति विद्यमान है। सर बिल्कुल सही है। अगर कोई भी व्यक्ति उन देशों को जानता हो, बुर्किना फासो हो, चाड हो, नाइजर हो, नाइजीरिया हो, सूडान, ये सारे एरिया जो हैं वहां पे बिल्कुल सुरक्षा स्थिति का इश्यू है। तो निश्चित तौर पे ये पहला कथन सही है। मैपिंग न्यूज जिन लोगों ने देखा होगा, हमने कई बार साहेल क्षेत्र को दिखाया है मैप पर कि साहेल क्षेत्र कहते किसको हैं और वहां किस तरह की अस्थिरता है। अच्छा, इस दौरान जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि जो यूनाइटेड नेशन है उसमें भी कुछ साहिल क्षेत्र हैं, उनका कुछ कैटेगराइजेशन किया है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा कथन है सर हाल ही में साहिल क्षेत्र ने कई देशों में सैन्य कब्जा तख्ता पलट हुआ है। तो सर अगर देखा जाए, बात की जाए तो नाइजर हो गया या बुर्किना फासो हो गया, वहां पे हमने मिलिट्री कूप यानी कि मिलिट्री द्वारा तख्ता पलट देखा है। इसके अलावा ट्यूनीशिया, चाड जैसे देश हैं, वहां पे हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तख्ता पलट, सूडान में भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल तख्ता पलट देखा है। तो कथन 2 भी सही है। और चूंकि दोनों कथन सही हैं इसलिए सर इसका उत्तर ए होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। यह प्रश्न है सर कि फिर वही कथन और कारण को 2 कथनों में बदल के प्रश्न को पूछा है कि हाल ही में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट को मंजूरी दी है। सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फरवरी 2024 में यूरोपीय संसद ने द नेट जीरो जो एक्ट है उसको मंजूरी दी है। और यूरोपीय संसद पे दिलीप सर ने वीडियो किया हुआ है, नहीं देखा है तो जाके आप देख लीजिए। कथन 2 कहता है कि यूरोपीय संघ वर्ष 2040 तक कार्बन तटस्थता यानी कि न्यूट्रलिटी प्राप्त करने का आशय रखता है और इसलिए उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी सभी स्वच्छ प्रौद्योगिकी विकसित करना है। सबसे पहले तो मेरा प्रणाम यूपीएससी को कि इतना अच्छा ट्रांसलेशन करता है, हमें बहुत खुशी मिलती है देख के कि खैर। तो सर ये उद्दंडवत प्रणाम है सर, दंडवत तो नहीं। खैर, तो सर ये जो कथन है ये गलत है। चूंकि 2050 को इन्होंने नेट न्यूट्रलिटी के लिए वर्ष घोषित किया है। थोड़ा सा खेल गया है ये, क्योंकि सर 2030 में 40% तक का डेटा उन्होंने दिया था, तो थोड़ा सा उससे खेल के इन्होंने 2040 डाल दिए, ताकि अगर आप फौरी तौर पे अगर आप करंट अफेयर से गो थ्रू करेंगे तो हो सकता है कि आपको ये 20 और 40 का आंकड़ा दिखे और आप इसको सही मार दें। तो सर कथन 1 गलत है, कथन 1 सही है और कथन 2 गलत है, इसलिए सर इसका आंसर सी होगा। इसका आंसर सर सी होगा 56 का। 56 का सी। भाई जब भी सवाल बड़ा है ज्यादा से ज्यादा देर तक फुल स्क्रीन रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 56 का सी हो गया। अब अगला सवाल। हाँ सर, अगला सवाल है 57। यस सर, 57। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 कहता है हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट से तेजी से उभरने में सफल हुआ है और अपने लोगों को दूसरे देशों में पलायन / प्रवास करने से रोकने में सफल हुआ है। सर जब हम यूनिवर्सिटी डेज में थे तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हुगो चावेज के बारे में पढ़ा करते थे। वर्तमान में निकोलस माडुरो वहां के सदर हैं, वहां के राष्ट्रपति हैं, और वेनेजुएला की स्थिति खराब है और धीमे धीमे उबर रहा है। जो इसमें प्रश्न दिया है ना कि तेजी से, बिल्कुल तेजी से नहीं, स्थिति खराब है यहां पे। तो कथन 1 जो है वो गलत है। कथन 2 लिखता है कि वेनेजुएला के पास विश्व में सबसे बड़े तेल भंडार हैं, तो यह निश्चित तौर पे सर सही है। 300 बिलियन बैरल से ज्यादा उनके पास ऑयल के रिजर्व्स हैं, जो कि विश्व का लगभग 18% है। और सबसे पहले वेनेजुएला, फिर सऊदी अरेबिया और फिर कनाडा जो है वो इस श्रेणी में आते हैं। तो कथन 2 सही है, कथन 1 गलत है, इसलिए सर इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा।
इसका डी हो जाएगा सर। कथन 1 सही है और कथन 2 सर कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है, सॉरी। अच्छा, डी। डी सर, डी। ऐसा झटका मत दीजिए। नहीं सर, कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। सही है सर। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। यस सर। और 57 नंबर क्वेश्चन है ये। यस सर। 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी मार्क कर लीजिए। जहां लगे कि कहीं कोई इधर उधर जा रहा है तो मैसेज कर दीजिए मुझे। मैंने जैसे अभी पकड़ा, आप भी पकड़िए, ठीक है। चलिए अगला सर, अगला है क्वेश्चन नंबर 62 सर। सेट बी का 62 नंबर क्वेश्चन। और क्या सेक्शन चल रहा है इस समय? IR, इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। सर ये प्रश्न है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 के संबंध में, और पूछा है कौन से कथन सही हैं। पहला कथन है यह भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास था। सर यही स्टेटमेंट जो है ये गलत है, क्योंकि ये भारत और बांग्लादेश के बजाय भारत और श्रीलंका के मध्य अभ्यास था। कुछ छात्र कई बार नाम याद कर लेते हैं जैसे ऑजिनडेक्स या स्लिनेक्स करके, तो श्रीलंका के साथ स्लिनेक्स भी था भारत का, लेकिन ये जो है अभ्यास मित्र शक्ति 2023 ये भी श्रीलंका के साथ था। तो कथन 1 गलत है। कथन 2 कहता है इसका प्रारंभ औंध पुणे में हुआ था। बिल्कुल सही है, क्योंकि 16 से 29 नवंबर 2023 में ये जो मित्र शक्ति अभ्यास था ये वहां पे हुआ था पुणे में। कथन 3 कहता है कि आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान संयुक्त प्रतिक्रिया इस अभियान का एक लक्ष्य था। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये लक्ष्य था। आप इसको PIB में जाके देख सकते हैं, वहां पे बाकायदा वेबसाइट पे क्लियर दिया हुआ है। चौथा कथन कहता है कि भारतीय वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी। बिल्कुल सही है। जैसे अभी मैंने स्लिनेक्स का बात की, तो स्लिनेक्स में नेवी, दोनों इंडिया और श्रीलंका की नेवी ने पार्ट किया था। यहां पे जो अभ्यास मित्र शक्ति है यहां पे वायुसेना ने पार्ट किया था। और चूंकि कथन 1 गलत है और बाकी 3 यानी कि 2, 3 और 4 सही हैं, तो उत्तर होगा डी। तो 62 नंबर का आंसर है डी। जी सर। चलिए 67 सर 67 जो प्रश्न है 67 यहां पे निम्नलिखित युग्म पे विचार कीजिए और सही सुमेलन के बारे में ये प्रश्न है। और एक तरफ देशों को लिखा हुआ है और एक तरफ समाचार में रहने का कारण लिखा हुआ है। सर पहला जो नंबर है वो अर्जेंटीना का है, और जो हम लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी है वहां की। और पिछले कुछ समय से देख रहे हैं कि वर्ष दर वर्ष 160% से ज्यादा महंगाई की स्तर है। 40% से ज्यादा लोग वहां पे गरीबी रेखा के नीचे हैं। और जो वहां के राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई, उनका भी कई बार भाषण चर्चा में रहता है। तो पहला कथन पहला जो नंबर 1 है वो सही सुमेलित है। अर्जेंटीना सबसे खराब आर्थिक संकट, बिल्कुल सही है। नंबर 2 सूडान, देश की नियमित सेना और अर्धसैनिक बलों के मध्य युद्ध, बिल्कुल सही है। सर जो सूडान की फोर्स है, सूडान आर्म फोर्स, सूडानीज आर्म फोर्स, उसके बीच में और जो NSF है यानी कि RSF है यानी कि रैपिड सिक्योरिटी फोर्स जो सूडान की है, इनके मध्य संघर्ष चल रहा है। मैं बता दूं कि यह सैन्य संघर्ष 2 सेनाओं के बीच ही चल रहा है विद इन सूडान। और थोड़ी देर पहले हमने तख्ता पलट की बात भी की थी, ठीक है। तो ये जो सुमेलन है वो भी सही है, सूडान और उसके साथ में सही है। तीसरे जो पॉइंट है जहां पे तुर्की की बात की है, एक तो तुर्की का नाम बदल के तुर्की हो गया है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में गलत लिखा हुआ है। तो एक बार फिर से UPSC को मेरा नमन, अगर कोई देख रहा हो तो तुर्की के सामने, हाँ सर तुर्की होना चाहिए, मैं तुर्की ही बोलूंगा। तुर्की के सामने लिखा है कि नाटो की अपनी सदस्यता इन्होंने निरस्त कर दी है। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो सिर्फ ना ऊपर ऊपर अखबार पढ़ के निकल जाता हो तो वो कहेगा कि नाटो और तुर्की का क्या रिलेशन। लेकिन 1949 में नाटो जो था वो उसकी स्थापना होती है, और 1952 से ही जो तुर्की है वो नाटो का मेंबर है। तो तब से लेके अभी तक यद्यपि नाटो देशों से उनका विरोध रहा हो, तथापि जो तुर्की है वो अभी भी नाटो में शामिल है। उसने इस्तीफा यानी कि अपनी सदस्यता निरस्त नहीं की है। तो इसका मतलब पहले 2 थे वो सुमेलित थे, तीसरा सुमेलित नहीं था। और चूंकि ऑप्शन अगर बी देखेंगे तो उसमें लिखा है केवल 2 युग्म सुमेलित हैं, तो इसका उत्तर होगा बी सर। ऑप्शन बी, यानी 4 सवाल अभी तक मिले हैं जिसमें युग्म वाले सवाल हैं। और UPSC अपने पुराने पैटर्न पे लौटा है और UPSC ने युग्म वाले सवालों को, जो पिछली बार बहुत ज़्यादा पूछे गए थे और उससे वजह से कट ऑफ पर बहुत बड़ा असर पड़ा था, इस बार कट ऑफ ऊपर जाएगा इसलिए क्योंकि युग्म वाले सवाल अभी तक 4 मिले हैं। और ध्यान रखिए कट ऑफ पर बातचीत अभी करेंगे 5-10 मिनट के अंतर के बाद। तो अब हमारे पास ज़्यादा सवाल नहीं बचे हैं, मेरे ख्याल से अब हमारे पास 4 सवाल और बचे हुए हैं। तो 4 सवाल और हैं
बचे हुए, जिसमें आईआर का एक सवाल है, 3 सवाल मिसलेनियस से है, इसको करेंगे और उसके बाद कट ऑफ पर अतुल सर से सबसे पहले बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ मनीष सर से बात करेंगे। क्यों बात करेंगे इन लोगों से? ये लोग रोज मिलते हैं भाई आपको, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, सुबह 7 बजे और 9 बजे। चलिए P2I बैच के बारे में फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए P2I बैच यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच शुरू से लेकर आखिर तक यूपीएससी की तैयारी के लिए स्टडी IQ का बैच है, वो हिंदी में भी है। पिछला बैच 10 जून से शुरू हुआ है, उसमें भी आप ये एडमिशन चल रहा है, तो आराम से एडमिशन ले सकते हैं। सारी सुविधाएं उसमें हैं, पीटी टेस्ट, पीटी और मेंस के लेवल पर टेस्ट सीरीज फ्री है, क्रैश कोर्स फ्री है, डेली आंसर राइटिंग एवेल्युएशन है, ठीक है, ये सारी सुविधाएं। मेंटोरशिप है, 1-to-1 मेंटोरशिप है, मतलब हर व्यक्ति के साथ एक मेंटोर। आइए अब लास्ट क्वेश्चन जो डील करना है आईआर का, वो है 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन भी थोड़ा बड़ा है, तो फुल स्क्रीन रखने की कोशिश कीजिए। सर 68 नंबर क्वेश्चन जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे साक्षात अभिनव सर दिख रहे थे वहाँ पे क्योंकि ये आईआर का तो प्रश्न है पर निश्चित तौर पे भूगोल से इसका बहुत कुछ लेना देना है। वापस से 2 कथन दिए हुए हैं और ये कथन कारण वाला सिनारियो है। कथन एक कहता है सुमेड पाइपलाइन यूरोप को जाने वाली फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस नौभार शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग है। तो इतना अच्छा इसका ट्रांसलेशन कर रखा है कि बच्चा देख सर क्या यूपीएससी को फिर से नमन? सर बारंबार नमन है, कोटि कोटि नमन है इनको। खैर चलिए भाई, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है सर, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी बात करें, जो सुमेट पाइपलाइन है सर, इसको स्वेज मेडिटेरियन पाइपलाइन भी कहते हैं। तो जो कथन एक है सर बिल्कुल सही है। रेड सी से लेके मेडिटेरियन सी तक ये जो पाइपलाइन है ये बहुत दिनों में चर्चा में रही, और अगर पिछले 5 या 6 महीने का अगर किसी ने करंट अफेयर्स पढ़ा होगा, मतलब अतुल सर और मनीष सर को बिल्कुल इसी तरह चेतन अवस्था में सुना होगा, तो इसका उत्तर दे सकेंगे। दूसरा जो कथन है वो कहता है सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। तो अभी जस्ट मैंने उसी बात को रिपीट की कि बिल्कुल जोड़ती है। अगर आपने इजिप्ट को मैप में देखा होगा तो निश्चित तौर पे आपको लाल सागर दिख रहा होगा वहां पे, पीछे अभिनव सर भी दिख रहे होंगे वहां पे लेकिन लाल सागर और मेडिटेरेनियन सी को ये जोड़ती है। तो चूंकि दोनों कथन इसके सही हैं, इसलिए उत्तर इसका ए होगा। उत्तर सर इसमें ए होगा 68 में। 68 का ए होगा सर। ए जी सर। चलिए 3 क्वेश्चन लास्ट के बचे हुए हैं विविध के, और क्वेश्चन नंबर 52 सबसे पहले देख लेते हैं, मिसलेनियस। सर यहाँ पे फिर से वही 2 कथन दिए हुए हैं कथन कारण के रूप में। कथन एक कहता है कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात नहीं करता है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि भारत सिर्फ कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहीं से सेब आते हैं। सर विश्व में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन होता है चीन में, उसके बाद अभी तुर्की की मैंने बात की तो तुर्की में, और फिर तीसरे नंबर पे अमेरिका है। तो जैसे भारत के संबंध हैं तो वैसे चीन और तुर्की से सेब तो नहीं खाएगा कोई, यूएसए से बिल्कुल आता है। और अगर आप इस दौरान भारत की इकोनॉमी और WTO की बात कर रहे होंगे तो एक शब्द है जो आपकी नजर में होगा, लिटिगोशिएशन, जहां पे लिटिगेशन और निगोशिएशन टर्म बहुत न्यूज में था, इसको कवर भी किया गया था। तो में भी हमने आपने कवर किया था सर इसे। तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल सही है। सॉरी, इसमें लिखा है कि नहीं करता है, इसमें लिखा था कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है, और इस वर्ष तो 16 गुना ज्यादा आयात किया था। तो जो पहला कथन है वो गलत है। भारत संयुक्त राज्य अमेरिका से सेब आयात करता है। हालांकि जो SPS यानी कि सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी वाला विवाद था WTO पे, उस पर क्या बहस हुई, क्या बातें हुई, आप हमारे न्यूज सेक्शन में जाके देख सकते हैं। कथन 2 कहता है कि भारत में विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना आनुवंशिक रूप से रूपांतरित खाद्य, जिसको कि हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड जिसकी बात करते हैं, के आयात पे प्रतिषेध है। तो देखिए, अगर आपने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट को पढ़ा होगा, खैर इतने डिटेल में कोई जाता नहीं है, पर एक कॉमन सा सेंस कहता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड चाहे वो कोई फल हो या कोई उत्पाद हो, उस पर अक्सर जो भ्रिकुटी होती है वो तनी होती है, जो सरकार में, जो सदर में जो टॉप पे रहते हैं। तो जो प्रश्न पत्र 52 नंबर प्रश्न जो है उसका जो कथन 2 है वो सही है। कथन 1 मैंने बताया कि आयात करता है, वो गलत है, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। इसका उत्तर डी होगा। ठीक है, तो 52 नंबर का आंसर आपने बता दिया है।
यस सर। सर 52 का आंसर डी है। डी। तो 52 का आंसर है डी। एक कमेंट आया, इतने टाइम हम लोगों को मिलते तो मैंने भी कर दिया था भाई मेरे। नमन आपको भी करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम बच्चों को समझाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया जा रहा है बैठ के। इतना टाइम मिलता है 4 घंटे में तो हम भी कर लेते। इसको भोजपुरी में एक कहावत है, हंसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत, यही है वो। ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिए भाई। 59 नंबर। यस सर। भावुक हो जाते हैं सर 59 नंबर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की एक स्कीम है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ऐसा बोलता है। और कथन एक कहता है कि यह योजना किसी भी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही में महिलाओं को प्रसव पूर्व चिकित्सा देखभाल सेवाओं के लिए न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर 6 महीने की स्वास्थ्य चिकित्सा देखभाल सेवा की गारंटी प्रदान करता है। बहुत लंबा ये सेंटेंस था, अगर इसको 2 भागों में तोड़े तो सेंटेंस इसी सेंटेंस का मतलब कथन एक का जो पहला भाग है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो दूसरा भाग है जो प्रसवोत्तर देखभाल की बात करता है, इसका जो दूसरा भाग है प्रसवोत्तर देखभाल की जो बात करता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान में नहीं, जो मातृवंदन योजना है उसमें वो कवर है, इसमें कवर नहीं है। तो जो कथन एक है ना वो गलत है, कथन एक जो है वो गलत है। ठीक है, कथन 2 जो है वो कहता है इस योजना के अंतर्गत कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल सेवा प्रदाता स्वेच्छा से नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को अगर सुना होगा, वो मन की बात का प्रोग्राम लाते हैं, तो अक्सर उन्होंने जो निजी अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उनको भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं या जो निजी अस्पताल हैं उनको भी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए प्रेरित किया है। तो जो कथन 2 है वो बिल्कुल सही है, कथन 1 गलत है। वो मातृवंदन योजना में सेकंड पार्ट कवर होता है, इस योजना में नहीं। और ये योजना अगर 2016 में अगर आपने तैयारी शुरू की होगी, मतलब कि तो बहुत देर हो गई, लेकिन 2016 में मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना की बात की थी, तब से योजना शुरुआत करती है। ठीक है, तो चूंकि कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है, इसलिए उसका उत्तर बी होगा। तो 59वां नंबर का सर जो प्रश्न है इसका उत्तर बी होगा। 59 का बी। 99 क्वेश्चन कर चुके हैं भाई साहब, और लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन। फाइनली रीढ़ की हड्डी सीधा करने का वक्त हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कट ऑफ का अंदाजा लेंगे अतुल के साथ और उसके बाद मनीष के साथ। लेकिन उसके पहले एक क्वेश्चन है, इसको भी पार कर लेते हैं। 100वां क्वेश्चन, यानी कि 100 नंबर नहीं, क्वेश्चन नंबर है 60। आइए 60 नंबर क्वेश्चन को डील कर लेते हैं। इसको भी फुल फ्रेम पर ले लीजिएगा। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे, और लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगा 1 से लेकर 100 तक। बहुत से बच्चे कह रहे होंगे यही प्रश्न अंतिम, यही प्रश्न भारी। तो अंतिम प्रश्न है, ठीक है सर, मिसलेनियस सेक्शन का ये प्रश्न है और ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उसकी एक स्कीम है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, उससे जुड़ा प्रश्न है। प्रश्न कहता है, प्रश्न में जो पहला शुरुआती स्टेटमेंट है कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसके बाद 4 कथन है। देखिए, इस योजना के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि जो असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं उनके लिए ये पेंशन योजना है, जहां पे जो 15,000 पर मंथ से कम असंगठित क्षेत्र के कामगार पाते हैं वो इस योजना में पार्ट कर सकते हैं। और 18 से 40 वर्ष तक जो पार्टिसिपेशन की एज रखी गई है। इसमें देखिए जो कथन 1 है उसमें 21 से 40 लिखा है, तो देखिए कथन 1 यहीं से आपको दूर से ही गलत दिख रहा होगा। और 60 वर्ष के बाद उनको 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन मिलेगी। तो कथन 1 गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि इस योजना में नामांकन के लिए प्रवेश आयु वर्ग 21 से 40 वर्ष है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं है कि 21 से 40 है, यह 18 से 40 है। ठीक है, दूसरा कथन है लाभार्थी द्वारा आयु विशिष्ट अंशदान किया जाएगा। बिल्कुल सही है। अभी आप क्लिक कीजिए इस योजना पे और हर एज ग्रुप में कितना पैसा जमा होगा उसका आप ब्यौरा देख सकते हैं। कथन 3 कहता है कि इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक ग्राहक यानी कि सब्सक्राइबर को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद ₹3,000 प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्राप्त होगी। इसी बात को अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 60 वर्ष के बाद 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। ठीक है, चौथा जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा है कि पारिवारिक पेंशन पति/पत्नी और अविवाहित पुत्रियों पर लागू होगी।
यहां पे जो अपना यूपीएससी है वो यूपीएससी का यू यानी कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी पे आ जाता है। यहां पे एक एक्शन ऐसा बार बार लग रहा है कि कितने इंटरव्यू दिए आपने? सर सिविल सेवा में ऐसा बार बार लग रहा है कि यूपीएससी का जब इंटरव्यू देकर और यूपीएससी में सिलेक्शन ना हो, वो जो खार खाए बैठा हुआ इंसान आपके अंदर है यूपीएससी के अगेंस्ट, वो बार बार बाहर निकल जा रहा है। सर अंदर का जो क्रांतिकारी है। चलिए ठीक है, मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं लेकिन अपनी मार्कशीट याद आ रही है मुझे। ठीक है ठीक। सर जो चौथा कथन है उसमें लिखा है कि पारिवारिक पेंशन पति पत्नी और साथ में अविवाहित पुत्रियों को जोड़ दिया है। ये जोड़ता बहुत मासूमी के साथ है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो सिर्फ स्पाउस का इसमें कंसर्न है, मतलब जो पति या पत्नी है, और वो भी जो जैसे 3,000 है तो इसका 50% यानी कि 1,500 रुपए प्रति माह मिलेगा। अगर जैसे अगर पति रजिस्टर्ड है तो पत्नी को, और पत्नी रजिस्टर्ड है तो पत्नी की मृत्यु के बाद पति को मिलेगा। तो पुत्रियों वाला क्लॉज नहीं है। तो चूंकि कथन 1 गलत है, 18 से 40 है, कथन 4 गलत है क्योंकि पुत्रियों को उसमें कोई क्लॉज नहीं है, इसलिए इसका उत्तर होगा बी, यानी कि कथन 2 और कथन 3 ही सही है। सर इस प्रकार से समापन हुआ। 60 नंबर का क्या बता रहे हैं आप? सर 60 नंबर का उत्तर बी है सर। बी। इस प्रकार से समाप्त कर दिए बिना उत्तर बताए, ऐसे नहीं होता है। चलिए तालियां सबसे पहले तो। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।